नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा से लेकर चैनल तक बैन कर दिए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को धमकी दी जा रही है। एलओसी पर फायरिंग चल रही है और अब इस संघर्ष में दूसरे देशों की भी एंट्री हो गई है। चीन और तुर्की जैसे देशों ने पाकिस्तान के साथ सुर मिलाए हैं। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में चीन की एंट्री, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान से तनातनी के बीच काबुल पहुंचे भारतीय अधिकारी, तालिबान के विदेश मंत्री से हुई मुलाकात, कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर दिया जोर। टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका और चीन में छिड़ सकती है नई जंग। अफ्रीकी देश कांगो बनेगा जंग का मैदान। खनिज पदार्थों को लेकर छिड़ सकता है संघर्ष। बंदर अब्बास पोर्ट पर धमाके को लेकर ईरान ने इजरायल पर लगाए बड़े आरोप। नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचे 40 देश। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया में हथियारों पर सबसे ज्यादा पैसा बहाने वाले देशों को। सिप्री रिपोर्ट में ताजा आंकड़े जारी। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्वोत्तर पर दिए बयान पर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की सफाई। बोले, मैं कुछ भी कब्जा करने के लिए कोई जनरल नहीं हूं। पहले कहा था पूर्वोत्तर में बांग्लादेश समुद्र का एकमात्र संरक्षक। उत्तर कोरिया ने पहली बार माना रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से लड़ने के लिए भेजी अपनी सेना। मीडिया रिपोर्ट में खुलासा। अमेरिका का बड़ा दावा, हफ्तों तक चले हमलों में 800 हुती ठिकानों को बनाया गया निशाना। सैकड़ों हुती लड़ाकों और कई हुती नेताओं को मारने की कही बात। और कनाडा में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग आज। लिबरल पार्टी के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवरे के बीच कड़ी टक्कर। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग की आहट सुनाई देने लगी है। दिल्ली में बैठकों का दौर तेज हो गया है। एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस की बैठक हुई और अब राजनाथ सिंह की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। तीनों ही सेनाओं को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। हथियारों के परीक्षण तेज हो गए हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी हलचल मची हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो, जो पहले खून बहाने की बात कर रहे थे, अब शांति की बात कर रहे हैं। बिलावल ने कहा कि हिंदुस्तान के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा गया। कुछ देशों ने मध्यस्थता की बात भी की, लेकिन हिंदुस्तान ने इसे खारिज कर दिया है। इस बीच चीन और तुर्की की तरफ से जरूर पाकिस्तान को मदद मिल रही है। चीन ने पाकिस्तान को 100 PL-15 मिसाइलें भेजी हैं, तो तुर्की से 6 C-130 कार्गो लड़ाकू विमान इस्लामाबाद और कराची पहुंचे। इनमें हथियारों की बड़ी खेप भेजी गई है, लेकिन इस खेप में कौन कौन से हथियार हैं, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान को जो हथियार भेजे हैं, उनमें बायराक्टर TB2 ड्रोन, छोटे हथियार, स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइल सिस्टम शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान भले ही हथियारों के जखीरे को हासिल करने में जुटा हुआ है, लेकिन वहां की सेना और सरकार में हिंदुस्तान के संभावित एक्शन को लेकर चिंता भी साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून ने दावा किया है कि पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिंदुस्तान से खराब रिश्तों को सुधारने के लिए राजनयिक स्तर पर बातचीत शुरू करने की सलाह दी है। नवाज ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी सरकार युद्ध के बजाय सभी कूटनीतिक संसाधनों का इस्तेमाल करे, ताकि हिंदुस्तान से युद्ध की संभावना को रोका जा सके। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो आक्रामक रुख अपनाने के पक्ष में नहीं है। इस बीच चीनी विदेश मंत्री वांग ई से शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री इशाक डार ने बात की है। इसके बाद चीन ने बयान जारी कर कहा कि पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान का साथ देने का भरोसा जताया है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया भर में दौड़ लगाकर हिंदुस्तान के खिलाफ मदद मांग रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सेना अपने हथियारों के परीक्षण कर रही है और दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान इस बार बॉर्डर पार किए बिना ही बड़ा एक्शन ले सकता है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से एक्शन जरूर लिया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों की। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक तरफ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनातनी बढ़ रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की घेराबंदी के लिए हिंदुस्तान और तालिबान के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। तालिबान की दूरियां पहले से ही पाकिस्तान से बढ़ी हुई हैं। इस बीच भारतीय अधिकारियों ने काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है।
अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के प्रतिनिधि आनंद प्रकाश ने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ बैठक की है। अफगान मीडिया टोलो न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया कि मुत्ताकी ने हिंदुस्तान के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के विस्तार पर जोर दिया। अफगान प्रवक्ता के हवाले से बताया गया कि मुत्ताकी ने कहा है कि हिंदुस्तानी निवेशकों को अफगानिस्तान में निवेश के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। वैसे अभी तक ये साफ तो नहीं हो पाया है कि बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि हिंदुस्तान ने अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है और वो काबुल में समावेशी सरकार के गठन की वकालत कर रहा है। साथ ही इस बात पर भी जोर दे रहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान अफगानिस्तान में मानवीय संकट को दूर करने के लिए उसे लगातार मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कम से कम 54 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ये आतंकी अफगानिस्तान से उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने दावा किया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने उत्तरी वजीरिस्तान जिले के हसन खैल इलाके में बड़ी संख्या में आतंकियों की हलचल को पकड़ा और बड़ी कार्रवाई की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी आवाम आतंकवाद के खिलाफ जंग में अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़ी है और देश की सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साफ है, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की सीमा पर बड़ा संकट पैदा होता दिखाई दे रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन और अमेरिका में बढ़े तनाव की। तो हाल के वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, तकनीक और वैश्विक प्रभाव को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है और अब एक नया मोर्चा अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में खुल रहा है, जो खनिज संपदा का भंडार है। कॉन्गो के पास कोबाल्ट, तांबा, लिथियम जैसी धातुएं हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों और तकनीक के लिए बेहद जरूरी हैं। अमेरिका और कॉन्गो के बीच मिनरल्स फॉर सिक्योरिटी समझौते पर बातचीत चल रही है, जो चीन के दबदबे को चुनौती दे सकता है। इस समझौते में अमेरिका को खनिजों तक पहुंच मिलेगी और बदले में वो कॉन्गो के पूर्वी हिस्से में हिंसा खत्म करने के लिए सैन्य और राजनयिक मदद देगा। कॉन्गो में दशकों से गृहयुद्ध चल रहा है। 1990 के दशक से शुरू हुआ यह संघर्ष खनिज संपदा पर नियंत्रण को लेकर बढ़ा। रवांडा समर्थित M23 विद्रोही समूह ने हाल ही में पूर्वी कॉन्गो के कई शहरों पर कब्जा किया, जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए और हिंसा बढ़ी। कॉन्गो की सरकार अब सुरक्षा के लिए अमेरिका की तरफ देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार मासेट बोलोस ने कॉन्गो के राष्ट्रपति के साथ इस समझौते पर चर्चा की है। 2007 में चीन ने कॉन्गो के साथ खनिज के बदले बुनियादी ढांचा समझौता किया था, जिसके तहत चीनी कंपनियों को कोबाल्ट और तांबे जैसे खनिज मिले और उन्होंने सड़कें, अस्पताल जैसे ढांचे बनाए। आज चीन का कॉन्गो के खनन क्षेत्र में 70 से 80% कंट्रोल है और अमेरिका के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि चीनी कंपनियों ने इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बना के रखी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का रुख लेन देन पर आधारित है। अमेरिका शांति स्थापना में मदद करेगा, बदले में खनिजों तक पहुंच चाहता है, लेकिन चीन इस समझौते को अपनी मौजूदगी के लिए खतरे के रूप में देख सकता है, जिससे दोनों देशों में तनाव और बढ़ सकता है। कॉन्गो की अस्थिरता और गृहयुद्ध इस समझौते को जटिल बनाते हैं, लेकिन ये वैश्विक खनिज आपूर्ति और शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे ईरान में इजरायल की बड़ी साजिश की। तो ईरान और अमेरिका में परमाणु संयंत्र को लेकर वार्ता चल रही है और इस वार्ता को लेकर दोनों ही देशों ने उम्मीद जताई है कि जल्दी ही किसी समझौते तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस वार्ता के इतर ईरान में बड़ी घटना घट गई। ईरान के दक्षिणी शहर बंदर अब्बास में शाहिद रजाई बंदरगाह पर 26 अप्रैल को भीषण धमाका हो गया, जिसमें अब तक 40 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 1200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। शुरुआती जांच में बताया गया कि घटनास्थल पर ज्वलनशील पदार्थों के स्टोरेज में लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, लेकिन अब ईरान ने इसे लेकर इजरायल पर बड़ा आरोप लगाया है। ईरान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि बंदरगाह विस्फोट में इजरायल शामिल था। ये कोई दुर्घटना नहीं थी। विस्फोट 4 अलग अलग जगहों पर हुआ है। सबूत साफ तौर पर इजरायल की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर संयंत्र को लेकर बनती सहमति से इजरायल खुश नहीं है और ऐसे में इजरायल की तरफ से यह हमला किया गया है।
हालांकि इजरायल ने ईरान के आरोपों पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इजरायल के खिलाफ कई देशों ने मोर्चा खोल दिया है। गजा में जिस तरह से इजरायल के हमले लगातार जारी हैं और अब इजरायल की तरफ से यूनाइटेड नेशन की फूड सप्लाई रोके जाने के कारण गजा के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, जिसकी संयुक्त राष्ट्र ने भी कड़ी निंदा की है। ऐसे में 40 देशों ने इजरायल के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे में बड़ी अपील की है। इजरायल के लिए गजा के खिलाफ अपना आक्रामक रुख जारी करना अब मुश्किल हो सकता है। बहरहाल आईसीजे का फैसला आने में अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है और ऐसे में कोर्ट का क्या फैसला होगा और क्या इजरायल पर इसका असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और अब चलते चलते में देखेंगे सिप्री रिपोर्ट को। तो दुनिया के अलग अलग कोने में युद्ध चल रहा है। इजरायल हमास हो या रूस यूक्रेन, कितनी जिंदगियां इस जंग की भेंट चढ़ गई, लेकिन युद्ध नहीं थमे, बल्कि कई जगह तो जहां अब तक शांति थी वहां भी युद्ध शुरू होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हर देश अपनी सुरक्षा को पुख्ता बनाने में जुटा हुआ है। पहले की तुलना में हथियारों पर खर्च काफी बढ़ गया है। इसे लेकर ताजा रिपोर्ट सामने आई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की, जिसके तहत साल 2024 में दुनिया भर का सैन्य खर्च $2.72 ट्रिलियन हो गया है। ये साल 2023 के मुकाबले 9.4% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडिंग वाले देशों में अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और हिंदुस्तान शामिल है, जो कुल वैश्विक हथियार खर्च का 60% हिस्सा रखते हैं। इन पांचों देशों का हथियारों पर कुल खर्च $1635 बिलियन है। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों ने 2024 में अपने सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यूक्रेन का कुल सैन्य खर्च 2.9% बढ़कर $64.7 बिलियन तक पहुंच गया है, जो रूस के खर्च का 43% है। यूरोप के सैन्य खर्च में भी भारी इजाफा हुआ है। अमेरिका ने भी अपने सैन्य खर्च को 5.7% बढ़ा दिया है। 2024 में अमेरिका का सैन्य खर्च बढ़कर $997 बिलियन तक पहुंच गया, जो 2024 में कुल नाटो खर्च का 66% और विश्व सैन्य खर्च का 37% था। इस लिस्ट में चीन दूसरे नंबर पर है। उसका सैन्य खर्च 2024 में लगभग $314 बिलियन हो गया था, जो लगातार 3 दशकों की बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसके अलावा जापान का सैन्य खर्च 2024 में 21% बढ़कर $55.3 बिलियन हो गया, जो 1952 के बाद सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी है। जबकि हिंदुस्तान का सैन्य खर्च 2024 में 1.6% बढ़कर $86.1 बिलियन हो गया। वहीं पाकिस्तान हथियार खरीदने पर $10.2 अरब खर्च कर रहा है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग के हालात बने हुए हैं, तब ये रिपोर्ट सामने आई है और सिप्री के मुताबिक हथियारों के जखीरे के मामले में हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है और पाकिस्तान 29वें नंबर पर। ऐसे में अगर ये जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।